हालांकि कराची का चांडी आज एक ऐसे बंदे के पास पहुंचा है जिनको मैंने बहुत ढूंढा और बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो है ना ये भाई मेरे मतलब अप्रोच मैंने इनको किया और काफ़ी टाइम भी लिया इन्होंने। ये भाई जो है ना ये बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ आर्म रेसलर भी है। अच्छा, पाकिस्तान में आर्म रेसलर ढूंढना आम बात नहीं है। तो अब इनको जब मेरे 2-3 दोस्तों ने भी इनके बारे में बताया, इनका एक इवेंट जीते थे, ये खुद बताएंगे इसमें। तो उस वक्त मैंने फिर इनको जो है ना इनके बारे में लोगों से पूछा भी कि यार कि भाई कहाँ मिलेंगे। तो भाई ने अभी रात के जो है ना वो 11:30 बज रहे, 11:30 बजे अपने जिम में ट्रेनिंग करवा के फारिग हुए। तो इन्होंने फिर मुझे टाइम दिया कि यार आप इस टाइम आ जाएं। अब मेरे साथ मौजूद हैं आदिल भाई से कुछ बात करते हैं और इस पूरी एपिसोड में आप सीखेंगे आर्म रेसलिंग के बारे से। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आदिल भाई, कैसे ये शौक़ हुआ आर्म रेसलिंग का? मतलब पाकिस्तान में तो ये इतना ट्रेंड नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग से है और अचानक से मतलब मेरा जो इन होना था वो ऐसा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। तो बॉडी बिल्डिंग करते हुए मुझे एक छोटी सी इंजरी आ गई थी। तो उस इंजरी की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज था। तो डॉक्टर ने मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल का रेस्ट दिया था। तो उन 1.5 साल में मुझे कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि मैं इंजर्ड भी था। मतलब वैसे तो नॉर्मल था लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर सकता था। तो मेरा एक दोस्त है, वो आर्म रेसलर है और काफ़ी सीनियर आर्म रेसलर था। तो वो एक दिन हमारे जिम में आया हुआ था। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया आर्म रेसलिंग को। ये 2019 की बात है, 18-19 की बात है, 2018 की बात है। तो एज क्या थी उस वक्त? उस टाइम मेरी एज तकरीबन 21 साल होगी। और अभी क्या अभी एज, 25 वेट साल। और हाइट क्या है अभी मेरी हाइट है 5'11" और वेट अभी मेरा 90 to 95 के बीच में रहता है मोस्टली। लेकिन अभी मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मोस्टली मैं 85 तक आ जाऊँगा। और हाइट मेरी और मेरी जो एज है वो 25 है बेसिकली। और मेरा दोस्त जो था बेसिकली वो मुझे लेके गया था एक इवेंट पे दिखाने के लिए, जो कि 2019 में हुआ था नाज़िमाबाद में। तो वो इवेंट जब मैं देखने गया तो मुझे उस इवेंट से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिम में कुछ लड़कों ने मुझसे पंजा किया। वो लड़के वेट में मुझसे ऑलमोस्ट हाफ पे थे। वो 60 kg के थे, मैं ऑलमोस्ट 90 kg का था। तो वो मुझे बहुत इजीली हरा रहे थे। हालांकि मैं उनसे स्ट्रेंथ में बहुत डबल था, हाइट में मैं उनसे अच्छा था और एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा था बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से। लेकिन मैं उनको हिला भी नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं भाई, ये स्पोर्ट सिर्फ जान का नहीं है। बेसिकली इसमें जान भी चाहिए होती है, लेकिन इसमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसमें उस मूवमेंट में आपको जान चाहिए होती है। तो उस इवेंट के बाद मैं कुछ सीनियर आर्म रेसलर से मिला। तो उनसे मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ली कि किस तरह टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेंथ अपनी कैसी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से एक हैं जो काफ़ी फेमस आर्म रेसलर हैं और काफ़ी फेमस रेफरी हैं, अली जादन का नाम है। तो वो मुझे जो है ना उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी जगह पे जहाँ पे वो ट्रेन करते थे। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बेसिक समझाया आर्म रेसलिंग के। पूरे 6 महीने तक उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। तो उन 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना आर्म रेसलिंग सीख गया था कि मुझे प्रॉपर बेसिक्स के साथ साथ काफ़ी नॉलेज आ गई थी आर्म रेसलिंग की, कि आर्म रेसलिंग कैसे होती है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी थी। आदिल भाई, अगर फ़र्ज़ करें हम अभी हमारे ऑडियंस को दिखाना चाहें, जी जैसे इनको कुछ नहीं पता, ये हाथ है हमारा जी, इसमें पहला बेसिक पॉइंट आपको आपका ट्रेनर क्या सिखाएगा? देखिए ना, सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो आपकी पोजीशन होती है कि आपको किस पोजीशन में खड़ा रहना है। सबसे पहले जेनेटिक्स होती है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है और आप किस मूव में ज़्यादा अच्छे हो। इसमें बेसिकली 2-3 मूव्स होते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मूव्स बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो 80 to 90% आर्म रेसलर्स वो यूज़ करते हैं। एक मूवमेंट होती है वो उसको कहते हैं हम हुक, और एक मूवमेंट को हम कहते हैं टॉप रोल। ठीक है, तो जो हुक होती है, वैसे स्टार्टिंग पोजीशन हमारी ऑलमोस्ट सेम होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, मतलब हम अपनी रिस्ट को मूव नहीं कर सकते, हम अपनी रिस्ट को आगे मूव नहीं कर सकते, ना पैड से हम अपनी कोहनी उठा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन सबकी सेम होती है। लेकिन जैसे ही रेफरी हमें गो बोलता है तो गो बोलने के बाद जो हुकर होते हैं वो इन साइड की तरफ अपना साइड प्रेशर देते हैं। वो अपना प्रेशर साइड पे देते हैं और जो टॉप रोलर होता है वो सामने अपने जो अपोनेंट होता है उसकी फिंगर्स खोलता है। तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगर समझाऊंगा और ऑडियंस को बताऊंगा तो उनको शायद समझ ना आए। तो मैं सिर्फ बेसिक में रख के बोल रहा हूँ कि आपको जो 2 मूवमेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक हुक मूवमेंट होती है जिसको हम पकड़ के अपने अपोनेंट को इनसाइड हुक करते हैं, और जो दूसरी मूवमेंट होता है टॉप रोल, जिसमें हम अपने अपोनेंट के जो फिंगर्स हैं वो ओपन करते हैं ताकि उसकी जो हुक की जो वेरिएशन है वो कमज़ोर हो सके। आदिल भाई बात है, अब हम मेरे साथ आए, जैसे अब हमने ये किया, अक्सर हम जब पंजा लड़ा रहे होते हैं तो स्कूल कॉलेज में करते थे, ये कर लेते थे हम जी। ये फाउल होता है, ये होता है, ऐसा होता है? अलाउ होता है, ये अलाउ होता है बिल्कुल। फाउल एक चीज़ से फाउल होता है, एक पैड होता है टेबल में जो आप देख सकते हैं अभी, ये पैड देख रहे हैं, ठीक है ना।
इस पैड से आपकी कोनी ना उठनी चाहिए ना गिरनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी कोनी इस पैड से ऊपर हो गई या साइड पे गिर गई तब फॉल है। आप अपने रिस्ट को गो बोलने के बाद इनसाइड भी ले सकते हैं और डेड रिस्ट में भी खेल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ये फॉल में नहीं आता। अच्छा आदिल भाई एक बात बताइएगा, आपने इस ट्रेनिंग को कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? मुझे बेसिकली 4 साल हो गया, ये मेरा चौथा साल है आर्म रेसलिंग का, और मैं 2019 से प्रॉपर आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ। अच्छा आदिल भाई, अब 2004 साल हो गए आपको इसको खेलते हुए। आदिल भाई ये बताइएगा कि फिर इसमें आपने टाइटल कितने जीते, क्या क्या खेला? टाइटल बेसिकली पाकिस्तान में जो है जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम आर्म रेसलिंग बहुत ज़्यादा इन नहीं थे, इतने टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट्स और मैचेस होते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी सीनियर आर्म रेसलर से मैचेस किए थे, जो कि मैं हार गया था क्योंकि वो काफ़ी सीनियर थे, लेकिन मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और 2022 में एक इवेंट हुआ था मिस्टर सिंह का, जो कि कराची में हुआ था, उसमें मैं अपनी वेट कैटेगरी में लेफ़्ट हैंड में मिस्टर सिंह बना था। और उस वक्त एज क्या थी आपकी? उस वक्त मेरी एज 23 थी। 23 साल में मिस्टर सिंह? जी बिल्कुल। आदिल भाई खाते वाते क्या हैं यार, आप खाते वाते क्या हैं यार? ये बस डाइट जो है देखिए ना, नॉर्मल इंसान से थोड़ी हटके होती है हमारी, क्योंकि हमें जो है ना सिर्फ ज़्यादा नहीं खाना होता है, हमें हेल्दी भी काफ़ी खाना होता है। तो हम जब अपनी डाइट करते हैं तो डाइट में हम अपनी जब फ़ैट लेते हैं तो बेसिकली जो यहाँ पे लोग होते हैं वो फ़ैट को समझते हैं कि सब खाओ, तो वो ये चेक नहीं करते कि क्या जो हम फ़ैट ले रहे हैं क्या वो हेल्दी फ़ैट है या फिर वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आपको अपनी फ़ैट भी हेल्दी लेनी है, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक भी नॉर्मल रखनी है, अच्छी रखनी है, और प्रोटीन की भी इंटेक हाई रखनी है। जो बेसिक डाइट होती है वो आर्म रेसलर्स की वो ये होती है कि जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हम लेते हैं, और फैट अब दूध दही का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, और कार्ब्स जितने भी आइटम होते हैं वो जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं उसके हम यहाँ पे दूध दही और कार्ब को छोड़ देते हैं। दूध दही वाली जहाँ पे बात है, यहाँ हम बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा फिर हट जाते हैं ऐसे, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग होती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि मैं दोनों कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज है कि हम डाइट क्या लेंगे बॉडी बिल्डिंग में और आर्म रेसलिंग में क्या डाइट लेंगे। तो बेसिकली जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम हाई प्रोटीन डाइट अपने मसल्स पे फोकस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते ऐसे ही। लेकिन जब आर्म रेसलिंग करते हैं तो उसमें हमारी टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डजेंट मैटर आपकी बॉडी कैसी दिखती है। आदिल भाई ये बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। आदिल भाई बहुत सारे लोग जो है ना वो बॉडी बिल्डर देखते हैं ना, बोलते हैं कि इसमें बड़ी तगड़ी जान होगी। मैं बॉडी बिल्डर्स के साथ रहता हूँ, आपका और हमारा प्रोफेशन सेम है, तो मैं अक्सर उनके साथ भी पंजा लड़ाता हूँ तो वो मुझसे भी हार जाते हैं, मुझसे सीनियर। आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में कितना फ़र्क समझते हैं आप? ज़रूरी है कि एक बॉडी बिल्डर जो आर्म रेसलर भी कामयाब आर्म देखिए ना, ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी बिल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आर्म रेसलर हो। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है जो 50 kg का एक आर्म रेसलर है वो 100 kg के बॉडी बिल्डर्स को भी हरा चुका है बहुत इजीली। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉडी बिल्डर होता है वो सारा फोकस अपनी मसल बिल्डिंग में करता है, ठीक है, और जो आर्म रेसलर होता है वो उसको कोई केयर नहीं होती कि उसकी बॉडी कैसी दिखती है, उसको बस अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, अपने आर्म से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, अपनी जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं आर्म रेसलिंग उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्पेशली हम बोन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बॉडी बिल्डर्स की जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलते हैं, तो कॉम्पिटिशन्स में अक्सर ये होता है कि वो अपनी फ़ैट की इंटेक कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, वो नमक खाना बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तो उससे उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। लेकिन जो आर्म रेसलर्स होते हैं वो ऐसा चीज़ नहीं करता है, उनका जब कॉम्पिटिशन आता है तो वो पानी की इंटेक भी बढ़ा देते हैं, वो नमक भी बढ़ा देते हैं, वो प्रोटीन और लैक्टोज की इंटेक भी बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। हाला 23 साल में ये इवेंट जीते थे पाकिस्तान में, यानी कि इतना टैलेंट है और इतना प्रेजेंटेबल बॉडी बिल्डर और इतना प्रेजेंटेबल हमारा आर्म रेसलर पाकिस्तान में अगर ढूंढें तो सब मिल जाते हैं। आदिल जो हैं वो यहाँ पे बच्चों को सिखाते भी हैं, और आदिल के बिल्कुल हमारे पीछे देखें कि इनके स्टूडेंट्स ही ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदिल का अपना जिम है मॉडल कॉलोनी में, लूडुस मैग्नस के नाम से। अच्छा, जब मैंने नाम सुना था ना इनके जिम का मुझे बड़ा मज़ेदार सा लगा। आदिल भाई लूडुस मैग्नस नाम क्यों रखा था? देखिए ये जिम जो है बेसिकली मेरे दोस्त का था, तो 2015 में ही ओपन हुआ था, तो वो मेरा जो दोस्त है वो उसने मेरे हैंड ओवर कर दिया था। तो मैंने भी उससे पूछा ये सवाल, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा यूनिक नाम लगा और उसको भी नहीं पता था इसके बारे में कोई हिस्ट्री, क्योंकि उनके वालिद साहब ने रखा था ये। तो बस ये है, लेकिन नाम यूनिक है काफ़ी, तो इससे ये होती है कि काफ़ी पॉपुलैरिटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत नाम सुना था इनके जिम का। लूडुस मैग्नस मॉडल कॉलोनी में इनका जिम है। और अच्छा
आदिल ने जो अब इवेंट जीते हुए, मिस्टर कराची भी जीते हुए, इसमें मिस्टर का सिलसिला होता है सर? जी मिस्टर, मैंने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर कराची का टाइटल जीता हुआ है। अच्छा, बॉडी बिल्डर भी है सर? जी, मैं 2013 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मैंने मिस्टर 2017 में मिस्टर कराची का टाइटल जीता है, और 2021 में जब मैं मिस्टर सिंध बना था आर्म रेसलिंग का, उसी साल स्टार्टिंग में मैं बॉडी बिल्डिंग में भी अपनी क्लास विन कर चुका हूँ 80+ कैटेगरी में, मिस्टर सिंध। और उससे पहले मैं मैन फिजिक में कॉम्पीट करता था 2013 से 2017 तक, तो उसमें मैं तकरीबन 8 से 9 कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ। भाई बॉडी बिल्डिंग में भी लोहा मनवा चुके हैं, आर्म रेसलिंग में भी लोहा मनवा चुके हैं। आदिल से अब हम ये पूछते हैं, आदिल भाई हड्डियाँ भी कभी टूटते हुए देखी हैं आपने? देखें, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 1-2 कॉम्पिटिशन्स में हुई हैं, लेकिन वो वीकनेस की वजह से हुई है, कुछ गलती की वजह से हुई है। प्रोफेशनल जो लोग होते हैं कराची में और पाकिस्तान में, जितने भी प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स होते हैं, वो काफ़ी एहतियात के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत अच्छे हमारे सीनियर आर्म रेसलर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस यही होती हैं, जो प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं उनके हाथ टूटते हैं, और वो उनकी ही गलती की वजह से टूटते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट सही नहीं होती, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते, और गलत वे में वो जान लगा रहे होते हैं, जिससे जो है ना हार्ट टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे, एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोच के पास जाएंगे, वो आपको सिखाएगा, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉयज़ प्रॉपर एक हमने आपको लर्निंग के लिए आज आपको एपिसोड दिया है कि आर्म रेसलिंग हो या फिर बॉडी बिल्डिंग हो, तो उसके अंदर उसकी बेसिक्स क्या हैं, उनको सीख किस तरीके से सकते हैं, किस तरीके से सकते हैं। तो अच्छा, अब मेरा एक आदिल भाई से लास्ट क्वेश्चन ये है, आदिल भाई क्या कभी ऐसा होता है कि एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आदिल भाई, अब इस रुझान को कुछ बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है लोगों को इसके बारे में? देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है स्पोर्ट्स में। हम क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट में ज़्यादा इन नहीं है। आर्म रेसलिंग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 साल में काफ़ी इन हो रहा है पाकिस्तान में दोबारा। जो जितने भी सीनियर पुराने प्लेयर्स थे जो अपने दौर पे आर्म रेसलिंग करते थे और बहुत ज़्यादा वो 2-3 साल करने के बाद छोड़ देते थे, वो वजह यही थी कि वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पॉपुलर नहीं है आर्म रेसलिंग का। लेकिन अब जितने भी पुराने आर्म रेसलर्स हैं वो सारे इन हो रहे हैं इस गेम में। उसकी वजह ये कि वो पॉपुलर होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 साल में मैं मिस्टर मलिर में आर्म रेसलिंग करवा रहा हूँ, और इससे पहले मलिर में कोई आर्म रेसलिंग नहीं थी, और एक भी लड़का ऐसा नहीं था कि आर्म रेसलिंग करता हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा ऐसे बॉयज़ हैं जिनको मलिर में जो है ना ट्रेनिंग में देता हूँ, और वो आर्म रेसलिंग करता है प्रोफेशनली। 100 से ज़्यादा। जब आदिल ने शुरू किया था तो उस वक्त शायद आदिल अकेले थे, अब 100 से ज़्यादा लड़के, अभी भी मैं देख रहा था आदिल के जो लड़के वो आर्म रेसलिंग कर रहे थे, तो मैं शॉर्ट्स भी लगा दूंगा उनके उस वक्त करने के। आदिल, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आदिल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे जैसे यंग लॉट है, अभी पीछे ही बैठा हुआ है, वो 6 फुट 2 इंच का आपका जो स्टूडेंट है, वो कौन सा टाइटल के लिए जाएगा अभी के लिए? अभी इसका ये कोई टाइटल का मैच नहीं है, ये प्रॉपर प्रोफेशनल मैचेस होते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी टाइटल के लिए जाना है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे फ़ाइट करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, छोटे छोटे मैचेस होते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा आर्म रेसलर है और अच्छी स्ट्रेंथ है तो टेबल में जाके आपका हो सकता है कि जो प्रोफेशनल आपका अपोनेंट हो वो टेबल में आपसे ज़्यादा अच्छा हो, एक्सपीरियंस टेबल में ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि ये नहीं कि 80 किलो और 50 किलो वाले का कोई मुकाबला नहीं है, टेक्निक की बात है। देखिए ना, नहीं, टेक्निक बहुत मायने रखती है, लेकिन वेट भी बहुत मायने रखता है। तो अगर 80 kg को थोड़ी बहुत भी टेक्निक आती है तो हो सकता है 60-70% चांस है कि वो 50 वाले को भी ले जाए, चाहे वो 50 वाला बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो। इसमें स्ट्रेंथ भी मायने रखती है, इसमें वेट भी मायने रखता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है टेक्निक और कंसिस्टेंसी। आदिल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, डोपिंग बहुत होती है, मैंने स्पोर्ट्स में सुना था, तो फिर जब मैं जिम में आया था तो मैं इस हवाले से मैंने पढ़ा भी देखा भी। आदिल भाई, आपका क्या स्टांस रहता है डोपिंग पे, या डोपिंग या स्टीरॉइड पे क्या स्टांस रहता है? मैं ये चाहता हूँ एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 90% बॉडी बिल्डर्स और 50 to 55% जो आर्म रेसलर्स हैं सारे डोपिंग करते हैं। ये काफ़ी लोग जो है, मैं इसमें काफ़ी एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो होता है पहले ज़माने में 5-6 साल पहले जो बॉडी बिल्डिंग होती थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते थे, लेकिन उनके पास रुझान नहीं था बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का, तो वो बहुत कम यूज़ करते थे। जब मैंने कंपटीशन लड़ा था उस टाइम की मैं बात करूँ, मैंने खुद भी बेसिकली डोपिंग की है, और मैं नॉर्मली लड़कों को डोपिंग के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगाता नहीं हूँ किसी को डोपिंग के बारे में नॉलेज, लेकिन मैं लाजमी देता हूँ क्योंकि सबको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब से अब आप फॉर एग्जांपल आप बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन कर रहे हैं, 3 लड़के नेचुरल पे खेल रहे हैं और 10 लड़के डोपिंग पे खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लड़के डोपिंग यूज़ कर रहे हैं वो जीतेंगे, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक बहुत ज़्यादा अच्छी भी होगी,
उनकी मसल मैच्योरिटी बहुत अच्छी होगी और काफ़ी फिजिक में डिफरेंस आएगा, strength तो भी अब उनमें ज़्यादा ही उनको होगी। स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। अब ये होता है कि जो वही लड़के होते हैं जो नेचुरल होते हैं, तो वो ये चीज़ें देख के ना उनका भी दिल करता है कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है, तो फिर वो भी डोपिंग यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। और आर्म रेसलिंग में भी बिल्कुल डोपिंग होती है, जो कॉम्पिटिशन्स बड़े बड़े होते हैं उनमें आर्म रेसलर्स यूज़ करते हैं डोपिंग। अब मैं जहाँ तक कि इस पॉइंट को समझता हूँ, मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू किए अभी आदिल भाई, तो उन्होंने एक जवाब ये दिया कि अगर आप प्रोफेशनली compete कर रहे हैं या फिर आपको प्रॉपर नॉलेज है या फिर आपके प्रॉपर कोच हैं या आप कोई बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, तो तब तो आप यूज़ करें। अगर आप जो है वो बिल्कुल रेगुलर जिम करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस। देखिए ना, पॉइंट सही है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर आप सिर्फ फिटनेस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस अच्छी रखना चाह रहे हैं, अपना थोड़ा वेट बढ़ना नहीं चाह रहे कि वेट बढ़े, तो आपको इन चीज़ों की इनफैक्ट सप्लीमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपने बोला कि अगर आप कॉम्पीट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं। कॉम्पीट अगर आप करते हैं प्रोफेशनल लेवल तो आपको करना पड़ेगा। अब जो ज़माना आ गया उसमें सारे बिल्कुल अब 90 to 95% लड़के डोपिंग करते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो अगर आप नेचुरली जाते हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ऐसा ही या तो आप कॉम्पीट ना करें या यहाँ पे उनके लेवल पे आके कॉम्पीट करें। ऐसा ही उनके लेवल पे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है। आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आपसे मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि जो मेरी ऑडियंस है उसने भी आज आर्म रेसलिंग के हवाले से भी और इसके अलावा जिम के हवाले से भी आदिल से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू बड़ी, आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। होपफुली चांडियो का ये एपिसोड आपको आज का बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।